स्थिर वैद्युत की लेक्चर सीरीज में आज हम पढ़ेंगे संधारित्र उसके कुछ विशेष रूप के, किस प्रकार से समांतर प्लेट संधारित्र के अलग अलग प्रकार से अगर उसके अंदर हम कोई पैरावैद्युत माध्यम रख देंगे तो फिर उसकी संधारित्र की जो धारिता है वो कितनी होगी। कल हमने अध्ययन कर लिया था कि जो समांतर प्लेट संधारित्र है उसकी धारिता है वो कितनी होती है। संधारित्र क्या होता है आपको बता दिया था, ठीक है। संधारित्र एक ऐसी युक्ति है, संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसमें चालक का बिना आकार बढ़ाए उसकी हम क्या बढ़ा सकते हैं, धारिता बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल आसान था। एक प्लेट देंगे, उसको प्लस क्यू आवेश देंगे, उसके पास में कोई दूसरी प्लेट लेकर जाएंगे, इसके प्लस आवेश के कारण इस पर क्या उत्पन्न हो जाएगा, प्रेरण उत्पन्न हो जाएगा, और प्रेरण के कारण माइनस और प्लस उत्पन्न हो जाएगा। प्लस को हम किससे जोड़ देंगे, भू संपर्कित कर देंगे, तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपकी ये जो आवेश देते जाओगे वो ये प्लस वाले ग्रहण करती जाएगी, क्योंकि प्लस वाला अपना आवेश है वो प्रेरण के द्वारा किसको दे रहा है, जो दूसरा आपके पास में स्थित छड़ है उसको दिया जा रहा है। इस वजह से इसकी धारिता है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो बिना कोई इसकी धारिता बढ़े, बिना कोई इसकी मतलब आकार बढ़े, इसकी क्या बढ़ेगी, धारिता है वो बढ़ेगी। फिर हमने देख लिया था भाई संधारित्र के प्रकार। तो संधारित्र के आपके तीन प्रकार हो गए, समांतर प्लेट संधारित्र, गोलाकार संधारित्र और बेलनाकार संधारित्र। जो बेलनाकार संधारित्र है वो आपके जो बुक है उसके अंदर नहीं है, तो उसका हम अध्ययन नहीं करेंगे। गोलाकार संधारित्र और जो आपका समांतर प्लेट संधारित्र उसका हम अध्ययन करेंगे। तो समांतर प्लेट संधारित्र की हमने क्या निकालनी थी, धारिता निकालनी थी। धारिता निकालने के लिए क्या चाहिए, Q बटा V, मतलब V का मान चाहिए। और V कैसे आएगा, V आएगा आपका E इंटू डी से आएगा। तो वो E का मान कितना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और अगर माध्यम अगर कुछ बीच में हो तो क्या आ जाएगा, और वायु माध्यम है तो K की जगह कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि वायु माध्यम के लिए जो अपेक्षिक विद्युतशीलता है वो कितनी होती है, 1 होती है। तो इस प्रकार से वहां पर आपके पास फॉर्मूला आ गया था, ठीक है। और फॉर्मूला क्या आया था, C बराबर A एप्सिलॉन नॉट K अपॉन D, ठीक है। ये आई थी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। और अगर वायु माध्यम हो तो वायु माध्यम होगा तो यहाँ पर क्या होगा, वायु माध्यम के लिए K बराबर 1 हो जाएगा, K या एप्सिलॉन R मान लो 1 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, वापस से फॉर्मूला A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, ठीक है। इसका हमने अध्ययन है वो कर लिया था अच्छे से, इसको ध्यान में रखना है। तो आज हम इसी समांतर प्लेट संधारित्र इसके कुछ विशेष गुण पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं विशेष, क्या विशेष है, देखो सबसे पहला विशेष है कि यदि समांतर प्लेटों के मध्य आंशिक रूप से पैरावैद्युत माध्यम रखा हो तो संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता क्या समांतर प्लेटों के मध्य अगर हमने क्या रख दिया, आंशिक रूप से क्या रख दिया, पैरावैद्युत माध्यम रख दिया, तब इस संधारित्र की धारिता वो कितनी होगी। तो उसके लिए देखो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, समांतर प्लेटें बनानी पड़ेगी। तो ये इस प्रकार से आपके पास में एक समांतर प्लेट है, संधारित्र है। जैसे आपने इसको प्लस क्यू आवेश दिया तो प्लस क्यू आवेश क्या हो गया, एक समान रूप से इस पर वितरित हो गया इस प्रकार से। प्रेरण के कारण इस प्लेट पर क्या आ गया, आपका माइनस आ गया इस साइड में, अंदर वाली साइड में, और बाहर वाली साइड में क्या आ गया, प्लस आ गया, जिसको हमने क्या कर दिया, वो संपर्कित कर दिया ताकि ये पूरा जो धनावेश है वो पृथ्वी में चला जाए। कहने का मतलब पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन आए और इस धनावेश को क्या कर दे, खत्म कर दे। अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि यदि इन समांतर प्लेटों के मध्य आंशिक रूप से पैरावैद्युत माध्यम रखा हूं। कल हमने वो क्या किया था, पूरे के अंदर क्या कर दिया था, यहाँ पर इस प्रकार से एरो बना के क्या रख दिया था, कि पैरावैद्युतांक वाला एक पैरावैद्युत माध्यम रख दिया था, ठीक है। अब मान लो आंशिक रूप से क्या रख दिया जाए, अगर आंशिक रूप से पैरावैद्युत माध्यम रख दिया जाए तब क्या होगा। आंशिक रूप से रखने का मतलब हमने कोई यहाँ पर क्या रख दिया, इस प्रकार से एक पैरावैद्युत माध्यम का गुटका रख दिया यहाँ पर, ठीक है। ये इस प्रकार से मान लो, जिसकी जो चौड़ाई है वो है T, चौड़ाई कितनी है, T है। किसकी चौड़ाई T है, जो हमने आंशिक रूप से पैरावैद्युत माध्यम रखा है, ठीक है। और इसके मध्य दूरी कितनी होती है, दो प्लेटों के मध्य D होती है हमारी। भाई कल हमने क्या किया था, ये इतना ये वाला झंझट छोड़ दिया था। यहाँ पर जो आपका K पैरावैद्युतांक वाला ये माध्यम है ना, यहाँ पर हमने क्या किया था, ये K पैरावैद्युतांक वाला ये T लंबाई का नहीं था, T किसके बराबर था, D के बराबर था। जब T D के बराबर हो इसका मतलब ये पूरा समांतर प्लेट के मध्य क्या होगा, आपका K पैरावैद्युतांक होगा ना, यहाँ पर उसके आधार पर निकाल लिया। लेकिन अगर मान लो पूरी तरीके से वो इसमें पूरे में क्या ना हो, अगर पैरावैद्युत माध्यम ना हो, आंशिक रूप से कुछ T
लंबाई का या टी चौड़ाई का क्या हो, अगर गुटका अंदर रखा हो जिसका जो परावैद्युतांक है वो के हो, तो फिर इसकी धारिता वो कितनी होगी भाई, धारिता कुछ ना कुछ तो परिवर्तित होगी ना भाई। जितना ज्यादा आपका क्या होगा, जितना ज्यादा परावैद्युत माध्यम होगा धारिता उतनी ज्यादा होगी वहां पर, और जितना परावैद्युत माध्यम में कम होगा उतनी धारिता वो क्या होगी, कम होगी। कैसे पता चला था, कल देखा था ना कि सी से समानुपाती होता है के, देखा था ना कल। तो जितना आपका परावैद्युत माध्यम उतनी धारिता। अब यहाँ पर परावैद्युत माध्यम कुछ कम नहीं होगा, पहले इतना था अब यहाँ पर इतना ही बचा, धारिता कुछ कम होगी ना, लेकिन होगी कितनी भाई, हमारे को फॉर्मूला निकालना है ना, ऐसे थोड़ी बोल सकते हैं कितनी कम होगी इतनी कैसे होगी, फॉर्मूला तो निकालना पड़ेगा ना कि अगर टी का मान चेंज होगा तो फिर किस प्रकार से होगा, तो वो फॉर्मूला हमारे को है वो निकालना है यहाँ पर। तो वो कैसे निकालेंगे देखो, तो अब हमारे पास में जैसे हमने इसे टी जो चौड़ाई उसका परावैद्युत माध्यम रख दिया, तो अब हमारे को दो माध्यम मिल गए, ठीक है। दो माध्यम कौन कौन से, पहला माध्यम तो हो गया वायु माध्यम और दूसरा माध्यम हो गया परावैद्युत माध्यम, परावैद्युत माध्यम या गुटके का माध्यम। तो एक तो हो गया ये देखो, ये जो बाकी बच गया ये सारा वो क्या आपका मतलब वायु माध्यम है, और ये अंदर वाला ये भाग ये क्या आपका परावैद्युत माध्यम है। इसका मतलब हमारे को अब देखो यहाँ पर क्या होगा, पहले देख लेते हैं यहाँ पर इस पर प्लस था इस पर माइनस था, तो प्रेरण के कारण इस परावैद्युत गुटका इसमें भी क्या आएगा कुछ आवेश आ जाएगा। कैसे, मान लेते हैं इसका विद्युत क्षेत्र आपका क्या था, ई नोड था, क्या था आपका ई नोड था, ठीक है, ई नोड है मान लेते हैं, ई नोड है, ठीक है। और इस परावैद्युत गुटके का इसका भी विद्युत क्षेत्र होगा, कैसे विद्युत क्षेत्र होगा, प्रेरण के कारण ये जो गुटके की ये वाली जो प्लेट है वो प्लस की साइड में, इसलिए प्रेरण के कारण ये क्या हो जाएगी आपकी ऋणावेशित हो जाएगी, ठीक है। और माइनस है, माइनस प्लेट की तरफ जो आपका गुटके का ये पृष्ठ है वो क्या हो जाएगा, प्रेरण के कारण क्या हो जाएगा, धनावेशित हो जाएगा, हो जाएगा यहाँ पर। अब इसके अंदर परावैद्युत गुटके के अंदर विद्युत क्षेत्र कैसा है, परावैद्युत गुटके के अंदर विद्युत क्षेत्र कुछ इस प्रकार से, इसको हम प्रदर्शित करेंगे ईपी से। समझ आ रहा है ना क्या कह जा रहा है, जब हमारे पास में परावैद्युत गुटका नहीं था तब हमने एक ही मान लिया था, हमारा विद्युत क्षेत्र हो गया ई, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो गया आपके पास में एक परावैद्युत गुटका रख दिया, तो फिर यहाँ पर दो विद्युत क्षेत्र प्राप्त होंगे, एक तो आपका इस प्रकार से जो इन प्लेटों के कारण होता है, ठीक है, जो कितना होगा सिग्मा अपॉन कितना होगा एप्सिलॉन नॉट होगा, और एक किसके कारण होगा विद्युत क्षेत्र आपका एक होगा आपका इस ईपी मतलब इस मतलब जो गुटका है टी चौड़ाई का जो गुटका है उसके कारण होगा। अब उसमें क्या आएगा, उसका भी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लेकिन वहां पर आगे क्या आ जाएगा के परावैद्युतांक आ जाएगा, वो लिख देंगे, ठीक है। तो अब आपके पास में वायु माध्यम है और एक परावैद्युत माध्यम है। अब हमारे को चाहिए क्या, हमारे को चाहिए धारिता, क्या चाहिए धारिता, और धारिता के लिए क्या चाहिए होता है Q बटा V धारिता होती है, मतलब V चाहिए। तो कल हमने क्या कर लिया था, सीधे यहाँ पर ये लिखा, ठीक है, पूरा माध्यम था इसलिए हमने सीधा लिखा भाई इन दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र कितना होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। फिर यहाँ पर हमने समझ देख लिया भाई E बराबर होता है V अपॉन D, यहाँ से V का मान आ गया था E इंटू D, और E इंटू D लिख दिया, सिग्मा का मान लिख दिया, V का मान उसमें रख दिया। अब यहाँ पर आपके पास में क्या, पहले तो बताओ कोई एक विद्युत क्षेत्र है नहीं है ना, यहाँ पर वायु माध्यम के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होगा, तो वायु माध्यम के कारण विद्युत क्षेत्र आप लिख दो यहाँ पर, तो वायु माध्यम के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होगा E नोड, वो किसके बराबर होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोड के बराबर होगा। भाई वायु माध्यम में तो इतना ही होता है ना सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोड। अब परावैद्युत माध्यम में कितना होगा, उसका विद्युत क्षेत्र ईपी वो कितना होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन एम, क्या लिखोगे एप्सिलॉन एम। अब एप्सिलॉन एम को आप क्या लिख सकते हो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, और एप्सिलॉन आर की जगह यहाँ पर क्या है के, तो यहाँ पर क्या लिख दोगे एप्सिलॉन नॉट और क्या आ जाएगा के आ जाएगा, ठीक है। के और एप्सिलॉन आर एक ही बात है। ये आ गया ई नोड, ये आ गया आपका ईपी, वायु माध्यम में विद्युत क्षेत्र आ गया, परावैद्युत माध्यम में विद्युत क्षेत्र आ गया। अब आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए विभव, तो इसका मतलब अगर आपके पास में दो विद्युत क्षेत्र है तो क्या दो विद्युत विभव मतलब विभव नहीं मिलेंगे क्या आपको, भाई दो विद्युत क्षेत्र है तो दो विभव मिलेंगे। इसका मतलब आपको क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर के कुल विभव, कुल विभव किसके बराबर होगा, V बराबर होगा आपका V1 प्लस का V2, कुल विभव किसके बराबर होगा V1 प्लस है V2 के बराबर। पहले इसका निकाल लेते हैं, मान लेते हैं जो आपका बाहर वाला जो ये वाला विद्युत क्षेत्र है ना, ये वायु माध्यम वाला, उसका विभव V1 है और अंदर वाला का विभव क्या है V2, इसका विभव V1 मान लेते हैं, इसका विभव V2 मान लेते हैं। तो पहले यहाँ पर आप V1 निकालो, तो V1 कैसे निकालोगे भाई हमें पता है, चूंकि E बराबर क्या होता है V अपॉन D, भाई दूरी होता है ना विस्थापन होता है ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा E की जगह क्या आपका ई नोड है, ई नोड बराबर क्या हो जाएगा V की जगह क्या है V1 है अपॉन D, D मतलब कितनी दूरी में, तो बताओ यहाँ पर जो ये V1 है वो कितनी दूरी में, भाई आप D में से क्या घटा दो, ये पूरी जो दूरी D है इस D में से क्या घटा दो आप T घटा दो,
पूरी दूरी में से d में से अगर आप t घटा दोगे, ये इतनी दूरी घटेगी, उतनी ही माध्यम में तो आपका विभव v1 है ना, या उतनी ही माध्यम में उतनी जगह पर आपका क्या है, इनोड विद्युत क्षेत्र है ना। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूँ? आप पूरी दूरी में से आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए कि यहाँ पर d चाहिए दूरी, ये दूरी क्या है आपका, कि जितनी दूरी में विद्युत क्षेत्र है, और विद्युत क्षेत्र कितने में, ये इनोड कितने में, यहाँ से लेके यहाँ तक इसमें तो नहीं है ना विद्युत क्षेत्र इनोड, इसमें तो कौन सा विद्युत क्षेत्र EP है। इसका मतलब हमारे को यहाँ पर जो d लिखना है वो कैसे लिखना है, आप इस d में से यहाँ से यहाँ तक इस लंबाई में से अगर आप क्या घटा दो, t घटा दो, इसमें से t घटा दो, तो ये पूरा पार्ट गायब हो जाएगा। ये पूरा पार्ट गायब होते ही आपके पास में वो पूरे ये विद्युत क्षेत्र वो आ जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे आप d माइनस का क्या कर दोगे t। ये समझा, ये बहुत इंपोर्टेंट बात है। यहाँ पर E नॉट बराबर क्या हो गया, V1 अपॉन d माइनस का t। अब यहाँ से देखो इसमें क्या लिखोगे आप, यहाँ पर आपका विभव कौन सा हो जाएगा, V2। तो पहले लिख लेते हैं यहाँ पर कि क्या हो जाएगा, EP बराबर क्या हो जाएगा, V2 अपॉन, अब यहाँ पर देखो क्या आएगा, इसका आधार पर नहीं, वो इसका आधार पर लिखना है। E2 EP बराबर क्या हो गया, V2 अपॉन d मतलब दूरी। तो अब यहाँ पर इसकी दूरी कितनी है भाई, ये EP विद्युत क्षेत्र कितने में, t में, तो यहाँ पर आप सीधा क्या लिख दोगे, t। कोई कंफ्यूजन? इनोड था आपका वो d माइनस t जगह में विद्युत क्षेत्र था, और EP था वो केवल t चौड़ाई में आपका विद्युत क्षेत्र था, इसलिए देखो हमने t लिख दिया, और यहाँ पर क्या लिख दिया, d माइनस का t लिख दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ से आपका V1 और V2 का मान आ जाएगा। यहाँ से V1 V2 कितना आएगा, तो यहाँ पर पहले कुल विभव V बराबर V1 का मान देखो कितना आएगा, इनोड d माइनस का t, और V2 का मान कितना आएगा, V2 का मान आएगा प्लस करके EP t, कितना आएगा EP t। ये क्या आ गया आपका, ये आ गया आपका कुल विभव। अब कुल विभव आ गया, इसका विभव आ गया, तो मतलब आपके व्यास में क्या आ सकती है, धारिता आ सकती है। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, पहले तो इनोड और EP का मान रख दो, तो इनोड EP का मान रखो, तो यहाँ से V बराबर क्या हो जाएगा, इनोड का मान रखो कितना है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट, और d माइनस का t, और प्लस का EP का मान रखो, EP का मान क्या है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट k इंटू t। अब जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लो, तो यहाँ पर कौन कौन कॉमन आ रहा है, पहले तो सिग्मा को और मान रख दो, इसका अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल a, तो जो आपके पृष्ठीय आवेश घनत्व है वो क्या होगा, q अपॉन a, तो यहाँ पर q अपॉन a रख दो, यहाँ पर तो q अपॉन a एप्सिलॉन नोट d माइनस का t प्लस q अपॉन a एप्सिलॉन नोट k इंटू t। अब यहाँ पर कॉमन आ रहा है, इसको कॉमन ले लो, तो कॉमन कौन कौन आ रहा है आपका, कॉमन आ रहा है q अपॉन a एप्सिलॉन नोट, ये कॉमन आ रहा है ना। जो बाकी बच गया उसको अंदर लिख दो, क्या बच गया, d माइनस का t प्लस का t अपॉन k, ये अंदर बच गया। ठीक है, ये आ गया आपका कुल विभव। अब बस आपके पास विभव आ गया तो आप तो धारिता निकाल सकते हो, क्योंकि धारिता क्या होती है, q बटा v। ठीक है, तो बस आपको v निकालना था। पहला वाला जो था उसमें हमारे पास बिल्कुल आसानी से v आ गया भाई, हमने इसमें विद्युत क्षेत्र देख लिया, कितना विद्युत क्षेत्र था आपका, जो ये विद्युत क्षेत्र था E सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, वहां पर m था, ठीक है, इसलिए वहां पर एप्सिलॉन नोट और k आ गया था, क्योंकि पूरे माध्यम में था। और E बराबर होता था आपका v अपॉन d, यहाँ से v बराबर क्या आ गया था, E d, और v बराबर कितना आ गया था आपका, E का मान रख दिया हमने, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट k, और d रख दिया, और आपके पास विभव आ गया था, आपके पास धारिता आ गई। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है ना, यहाँ पर दो विद्युत क्षेत्र हैं, एक वायु माध्यम कारण, एक पेराविद्युत माध्यम कारण। तो वायु माध्यम कारण विद्युत क्षेत्र हमने इनोड मान लिया, और पेराविद्युत माध्यम कारण विद्युत क्षेत्र सिग्मा EP हो गया। फिर हमने यहाँ पर क्या निकालना है भाई, यहाँ पर हमारे को V1 और V2 निकालने पड़ेंगे ना, क्योंकि दो विद्युत क्षेत्र तो दो ही क्या मिलेंगे आपको, विभव मिलेंगे। तो दो विभव मिलेंगे तो हमारे को विनिष्ठ विभव इस पूरे संधारित्र की धारिता चाहिए ना, तो फिर हमने यहाँ पर क्या कर दिया, ये कुल विभव है वो निकाल लिया। अब देखेंगे यहाँ पर संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता, तो संधारित्र की धारिता कितनी होगी, किस किस फॉर्मूले से लिखेंगे, Q बराबर क्या होता है, CV होता है, या C बराबर क्या होता है, Q बटा V। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, इसका मान रख देते हैं यहाँ पर, C बराबर क्या हो जाएगा, Q बटा C बराबर Q बटा V का मान रखो, V का मान क्या है, ये मान है, इसको रख दो, तो क्या आएगा आपका V का मान, V का मान क्या आ जाएगा आपका Q, और नीचे आ जाएगा D माइनस का T प्लस T बटा K, और जो आपका A एप्सिलॉन नोट है वो कहां पर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ये आ गया A एप्सिलॉन नोट आ गया यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, C बराबर Q से Q क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर C बराबर जाएगा आपका A एप्सिलॉन नोट अपॉन D माइनस का T प्लस का T अपॉन K।
डी माइनस का टी प्लस टी अपॉन के। ठीक है, ये आगे आपकी क्या आ गई संधारित्र की धारिता आ गई, संधारित्र की आ गई धारिता आ गई। जब हमने पूरा परावैद्युत माध्यम रखा था तब हमारी संधारित्र धारिता कितनी आई थी, ए एप्सिलॉन नॉट। अगर वायु माध्यम होता तो ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, और अगर कुछ परावैद्युत माध्यम होता तो वहां पर क्या आती थी, सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट के अपॉन डी आती थी। तो क्या ये जो अगर हम यहाँ पर कर दे कि अगर हमारा टी जीरो हो गया, भाई हम कंडीशन मान लेते हैं, पहली कंडीशन क्या मानते हैं कि टी बराबर हो गया जीरो। टी बराबर जीरो होते ही मतलब इसमें कोई भी परावैद्युत माध्यम नहीं है, कोई भी परावैद्युत माध्यम नहीं है यहाँ पर। तो कोई भी परावैद्युत माध्यम नहीं है तो हमारा जो आने क्या चाहिए, धारिता क्या आनी चाहिए, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी आनी चाहिए ना। व्हीकल वाले से देख लो आप, कोई भी मतलब अगर मतलब आपका पूरा परावैद्युत माध्यम था तब यहाँ पर कह रहा था, अगर पूरा वायु माध्यम हो गया तो के बराबर कितना चाहिए, एक, तो आपके जो धारिता कितना चाहिए, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी आ जाएगी। अब यहाँ पर ए टी बराबर जीरो रखोगे तो यहाँ पर भी कितनी आनी चाहिए, धारिता इतनी आनी चाहिए, तो आ रही नहीं आ रही, देखो टी जीरो रखते हैं यहाँ पर सी बराबर कितना आएगा, ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस का ये कितना हो गया जीरो, प्लस ये भी कितना हो गया जीरो। इसका मतलब कितनी आ गई आपकी धारिता, सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। संतुष्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यहाँ पर हो रहे हैं। अब देखो अगला दूसरी और कंडीशन देख लेते हैं। अगर मान लो ये पूरा टी किसके बराबर हो, डी के बराबर हो, भाई ये पूरा परावैद्युत माध्यम है, ये पूरा परावैद्युत माध्यम पूरी डी दूरी पर हो, इसका मतलब यहाँ पर दूसरी कंडीशन लिखी है टी बराबर हो डी। तो अगर टी बराबर डी होगा इसका मतलब पूरे में क्या होगा, के होगा, तो फिर हमारा कितना आया था, ये फॉर्मूला आया था, ये भी आना चाहिए उसमें। तो देखते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन टी की जगह डी रख दो, यहाँ पर डी रख दो या कुछ भी रखो आप, यहाँ पर टी की जगह डी की जगह टी रख दो, टी माइनस का टी प्लस का टी अपॉन के। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ, या डी के रूप में लिखना ना, चलो डी के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, डी माइनस का टी की जगह डी और प्लस का डी अपॉन के। तो यहाँ पर सी बराबर कितना हो जाएगा, डी से डी कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या बचा, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी अपॉन के कहां पर चला जाएगा ऊपर। और ये देख लो आपकी धारिता आ गई, सी बराबर क्या आ गई, ए एप्सिलॉन नॉट के अपॉन डी। आ रही कि नहीं आ रही, आ रही है ना यहाँ पर। तो इस प्रकार से आपकी ये क्या होगी, किसी भी समांतर प्लेटों के मध्य अगर आंशिक रूप से कोई भी एक परावैद्युत माध्यम रख दिया जाए तब उसकी हम संधारित्र कैसे संधारित्र की धारिता कैसे निकालेंगे, कुछ इस प्रकार से आपको निकालेंगे। ठीक है, बिल्कुल आसान है, हर चीज को याद रखोगे, कितने विद्युत क्षेत्र होगा कैसे होगा तो आप आसानी से कर पाओगे। ठीक है, तो आपको तैयारी करते जाने साथ साथ में। अब इसका एक और अलग जो हमारा इसका दूसरा जो विशेष रूप है वो और देख लेते हैं। ये जिसको समझ में आ गया उसको दूसरा भी अगला वाला भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं उसको, देखो तो अभी तो हमने क्या किया था, इस समांतर प्लेट संधारित्र में क्या किया था, एक क्या रखा था हमने, परावैद्युत माध्यम रखा था। भाई एक टी चौड़ाई का क्या रख दिया था हमने, परावैद्युत माध्यम में रख दिया। अब मान लो टी चौड़ाई का परावैद्युत माध्यम ना होकर एन चौड़ाई के या T1 T2 T3 इस प्रकार से अगर मान लो कुछ हो तो फिर हम किस प्रकार से संधारित्र की धारिता निकालेंगे। तो देखो क्या है हमारी रीडिंग, यदि समांतर प्लेटों के मध्य अनंत परावैद्युत माध्यम हो तो संधारित्र की धारिता। ठीक है, तो अगर हमारे पास में क्या हो, समांतर प्लेटों के मध्य हमने क्या रख दिया, अनंत परावैद्युत माध्यम रख दिया था। पहले वाले कंडीशन में क्या किया था, एक टी चौड़ाई का एक ही हमने क्या रखा था, परावैद्युत माध्यम रखा था, और उस संधारित्र की हमने क्या निकाली थी, धारिता निकाल ली। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पर अगर हमने क्या रख दिया, एन यहाँ पर परावैद्युत माध्यम रख दिया तो फिर क्या होगा। तो वही सबसे पहले कंडीशन हम क्या करेंगे, यहाँ पर समांतर प्लेट बनाएंगे संधारित्र। तो ये हमने इसको क्या दिया, इस प्लेट को प्लस क्यू आवेश दिया, तो यहाँ पर क्या हो गया, प्लस क्यू आवेश में एक समान रूप से क्या हो गया, वितरित हो गया। और प्रेरण इस पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऋणावेश आ जाएगा, और इस पर क्या आ जाएगा, धनावेश आ जाएगा। चलो इसको छोड़ देते हैं, यहाँ पर क्या लिख देते हैं, इसको भू संपर्कित कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया भू संपर्कित। अब यहाँ पर क्या बोला गया है कि यदि समांतर प्लेटों के मध्य अनंत परावैद्युत माध्यम हो, कितने परावैद्युत माध्यम हो, अनंत हो,
तो अनंत हो तो यहाँ पर देखो इस प्रकार से रखेंगे, ये आपका एक हो गया परावैद्युत माध्यम। ये एक मतलब यहाँ पर क्या परावैद्युत माध्यम है जिसका जो परावैद्युतांक है वो K1 है, ठीक है, इसका परावैद्युतांक K2 है, इसका परावैद्युतांक K3 है, ऐसे करते करते कहां तक Kn तक, ठीक है। और इसकी चौड़ाई T1 है और इसकी चौड़ाई T2 है, इसकी चौड़ाई T3 है और ऐसे करते करते यहाँ पर कहां तक Tn तक, ठीक है। समझ में आ रहा है ना क्या किया जा रहा है। और ये सारे क्या आपके परावैद्युत माध्यम है। ये इस प्रकार से कितने हैं यहाँ पर n, यहाँ पर क्या है आपका परावैद्युत माध्यम है, तो n परावैद्युत माध्यम है और इनके मध्य दूरी कितनी है, जो संधारित्र है इनके मध्य दूरी कितनी है आपकी d है। तब अब आपको क्या लगाना है, इसकी धारिता को निकालनी है, ठीक है। तो कैसे निकालोगे धारिता, फिर से वही बात होगी यहाँ पर कि यहाँ पर आपके दो आपको माध्यम प्राप्त हो गए। दो माध्यम कौन कौन से, एक तो वायु माध्यम, ये जो ये वाला भाग है ये वाला, और एक आपको मिल गया क्या परावैद्युत माध्यम। ये वायु माध्यम नहीं है, ठीक है, ये हमने बताएंगे भाई यहाँ से n तक जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या आ गया आपके, ये इस प्रकार से ये पूरा क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका परावैद्युत माध्यम और ये बाहर आ गया आपका वायु माध्यम। इसका मतलब फिर से दो माध्यम हो गए, एक तो हो गया आपका वायु माध्यम और दूसरा हो गया आपका परावैद्युत माध्यम। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले वायु माध्यम में हम क्या करते हैं, वायु माध्यम में क्या निकाल लेते हैं, विद्युत क्षेत्र निकाल लेते हैं। तो मान लेते हैं वायु माध्यम में हमारा जो विद्युत क्षेत्र है वो कौन सा आपका पहले वाले कंडीशन की तरह क्या है, इनोड है। अब यहाँ पर इनोड है तो यहाँ पर प्रेरण के कारण इसमें क्या होगा, प्लस के कारण यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। कहने का मतलब माइनस मतलब इन सब में क्या उत्पन्न हो जाएगा, इस प्रकार से एक विद्युत क्षेत्र हो जाएगी जिसकी दिशा क्या होगी, इस साइड से होगी ना। इसके अंदर विद्युत क्षेत्र मान लेते हैं उत्पन्न हुआ EP1, इसके अंदर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ EP2, इसके अंदर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ EPN, ऐसे करते कहां तक हुआ EPN तक है वो, सॉरी इसके अंदर EPN3 होगा और ऐसे करते कहां तक होगा EPN तक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया। कैसे उत्पन्न पता चल गया ना भाई, प्रेरण के कारण प्लस है के कारण यहाँ पर माइनस उत्पन्न हो जाएगा और इस माइनस के कारण यहाँ पर प्लस उत्पन्न हो जाएगा। या ऐसे मान सकते हो यहाँ पर माइनस उत्पन्न होगा तो यहाँ पर तो प्लस उत्पन्न होने वाला है ना। तो इस वजह से यहाँ पर एक अंदर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, EP1 उत्पन्न हो जाएगा और इसी प्रकार से आगे EPN तक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। और बाहर विद्युत क्षेत्र कौन सा है आपका, इनोड है। तो आप पहले तो यहाँ पर अंदर देखना है कि कितना विद्युत क्षेत्र होगा। वायु माध्यम में कितना विद्युत क्षेत्र है, इनोड बराबर कितना होगा, सिग्मा अपॉन कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। परावैद्युत माध्यम के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, परावैद्युत माध्यम के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, EP1 प्लस EP2 प्लस EP3 प्लस EPN, ऐसा होगा ना यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप EP बराबर लिख दो, यहाँ पर कितना होगा आपका EP1 प्लस EP2 प्लस EP3 और ऐसे करते करते कहां तक होगा, EPN तक। तो यहाँ से EP बराबर कितना हो जाएगा आपका, EP बराबर हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, EP1 कितना होगा आपका सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और कितना परावैद्युतांक इसका K1 है। देखो बिल्कुल आसान था। अगर यहाँ पर ये नहीं होते हैं, ये T2 T3 नहीं होती तो ये सारा गायब हो जाता। ये क्या हो जाता, सारा गायब हो जाता। ये सारा गायब होते यहाँ पर EP किसके बराबर, EP1 के बराबर आ जाता। कहने का मतलब जो EP है वो कितना आता, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट K1 की जगह क्या आ जाता, क्या आ जाता। तो पहले वाली कंडीशन हो जाती ना। लेकिन यहाँ पर अब इतने सारे हैं परावैद्युतांक माध्यम, तो हमें को लिखना पड़ेगा ना यहाँ पर अलग अलग। तो यहाँ पर क्या होगा EP2, तो EP2 कितना होगा सिग्मा अपॉन प्लस करके सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और परावैद्युतांक क्या है इसका, एक दूसरे वाले का क्या है आपका कितना है K2 और इसी प्रकार से आगे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट K3 और प्लस करते करते कहां तक सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट Kn। समझ में आ रहा है क्या किया जा रहा है। तो ये आ गया परावैद्युत माध्यम और वायु माध्यम विद्युत क्षेत्र। अब हमारे को क्या निकालना है, अगर आपके पास में दो विद्युत क्षेत्र है तो इसका मतलब आपको क्या मिलेंगे, यहाँ पर वो विभव भी आपको क्या मिलेंगे, दो मिलेंगे, ठीक है। इसका मतलब पहले वायु माध्यम विभव देख लेते हैं, क्योंकि E बराबर क्या होता है आपका V अपॉन D। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, E नॉट बराबर क्या हो जाएगा भाई, पहले इसका वायु माध्यम क्या मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं V1 मान लेते हैं और इसका विभव मान लेते हैं, पूरे का सबका विभव मान लेते हैं V, ठीक है। तो किसके बराबर हो जाएगा, देखो V1 अपॉन, अब यहाँ पर कितना लिखूंगे V1 भाई, ये जो इनवर्ट विद्युत क्षेत्र है वो कितनी दूरी पर है। अगर आप D में से क्या घटा दो, D में से ये सारे घटा दो, D में से ये सारे घटा दो और ये इन सब की चौड़ाई कितनी होगी, इसकी T1 है इसकी T2 है, तो सब की चौड़ाई कितनी होगी T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस Tn तक हो गए। और तो आप क्या करोगे, यहाँ पर D में से क्या घटा दो, पहले जब एक था T था तो यहाँ पर D माइनस T किया था, लेकिन यहाँ पर कितने होगी N तक होगी। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, घटा देंगे T1 प्लस T2 और प्लस करते करते कहां तक Tn तक। समझ आ रहा है क्या किया जा रहा है, ठीक है।
अब यहाँ पर इसके लिए निकाल लेते हैं E बराबर V अपॉन डी से, चूंकि E बराबर क्या होता है आपका V अपॉन डी होता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा EP बराबर क्या हो जाएगा V कितना होगा आपका, V होगा आपका सबके लिए अलग अलग होगा ना यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके लिए क्या आ जाएगा आपका V1 आ जाएगा, जिससे कुछ और मान देना इसके लिए, चलो इसको मान लेते हैं, इसको ई नोड V नोड मान लेते हैं, ठीक है, ताकि ऐसा नहीं रहे हमारे यहाँ पर V1 से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर विद्युत क्षेत्र अगर आप V1 भाई विद्युत क्षेत्र इसका V पूरे का इस बड़े वाले V मान लेते हैं, V किसके बराबर होगा V1 प्लस का V2 प्लस ऐसे करते करते कहां तक Vn तक होगा, तो V बराबर V1 कितना होगा आपका, V1 कितना होगा जो आपका EP भाई V1 कैसे आएगा, इस फॉर्मूले से V1 कैसे आएगा, V1 आएगा EP1 और यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका D कितना है, D है T1, तो यहाँ पर क्या लिख दोगे T1, समझ में आ रहा है ना कैसे कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर लिख दो V1 का मान कितना आ जाएगा आपका, V1 का मान आ जाएगा EP1 T1, समझ में आ रहा है। इसी प्रकार से V2 का मान EP2 और T2 ऐसे करते करते कहां तक EPN TN तक। अब देखिएगा यहाँ पर क्या होगा, अब लिख दो आप कुल विभव, तो कुल विभव किसके बराबर आएगा, कुल विभव, तो कुल विभव आपका आ जाएगा V बराबर आ जाएगा, ठीक है, V डैश मान लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, या इसको V डैश मानते हैं ताकि ये V लिखते हैं, बहुत सारे मानने पड़ रहे हैं। तो V बराबर क्या हो जाएगा आपका V नोड और प्लस का क्या हो जाएगा V डैश, इसका V नोड हो गया और इसका क्या हो गया V डैश हो गया। तो V नोड कितना है, V नोड आपका यहाँ से आ जाएगा V बराबर V नोड आ जाएगा आपका यहाँ पर ई नोड का मान भी लिख दो साथ में, क्या हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोड, और यहाँ पर क्या आ जाएगा D माइनस का T1 प्लस का T2 और प्लस का ऐसे करते करते कहां तक Tn तक। जब यहाँ पर हमारा T था तो यहाँ पर सीधा क्या आ रहा था भाई T1 अब जुड़ गए साथ में बस यहाँ पर सारे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर D माइनस T आ जाता है यहाँ पर आसानी से। अब यहाँ पर देखो प्लस आगे करो, प्लस करके V डैश का मान लिखो, तो V डैश का मान क्या होगा आपका, V डैश का मान हो गया आपका EP1 T1, तो यहाँ पर EP1 का मान लिख दो, EP1 कितना है आपका, EP1 है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट K1 और आगे क्या आ जाएगा T1, और इसी प्रकार से आगे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट K2 T2 और ऐसे करते करते कहां तक सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट Kn और Tn तक। अब यहाँ पर सिग्मा का मान रख दो, फर्स्ट आवश्यक तो सिग्मा बराबर क्या होता है Q अपॉन A, तो यहाँ पर रख दो V बराबर कितना आ जाएगा Q अपॉन A एप्सिलॉन नोट D माइनस का T1 प्लस का T2 कहां तक Tn तक, और प्लस करके इसमें मान रख दो क्या आ जाएगा Q अपॉन A एप्सिलॉन नोट, सब में कॉमन आ रहा है तो बाहर लिख लो भाई, सब में क्या आ रहा है कॉमन आएगा ना आपका Q अपॉन A एप्सिलॉन नोट, तो Q अपॉन A एप्सिलॉन नोट सब में कॉमन आ गया, और जो अंदर है उसको लिख दो, अंदर क्या बच गया आपका T1 K1 प्लस का T2 K2 प्लस का T कहां तक Tn K। अब इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है वो लिख लो, तो क्या आ गया कॉमन यहाँ पर Q अपॉन A एप्सिलॉन नोट फिर से कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर A एप्सिलॉन नोट कॉमन आ गया, तो अंदर क्या क्या बच गया T माइनस का T1 प्लस का T2 प्लस का डैश डैश करके कहां तक Tn तक, और फिर प्लस करके ये लिख दो सारे T1 बटा K1 प्लस T2 बटा K2 प्लस का ऐसे करते कहां तक Tn बटा Kn। V का मान है तो आप क्या निकाल सकते हो, धारिता निकाल सकते हो, धारिता क्या होती है आपकी C बराबर क्या होता है Q बटा V का मान रख दो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा C बराबर Q बटा V का मान रखो, V का मान ये क्या है, V का मान Q A एप्सिलॉन नोट ऊपर चला जाएगा और A एप्सिलॉन नोट ऊपर आ गया, Q से Q क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो इसको घटा दो और सीधे नीचे ये आ जाएगा D माइनस का T1 प्लस का T2 प्लस का डैश डैश करके कहां तक Tn तक, और प्लस का T1 बटा K1 प्लस T2 बटा K2 और ऐसे करते कहां तक Tn बटा Kn, ये आ गई आपकी धारिता, ठीक है। और अगर मान लो आपका पहले विद्युत माध्यम ये T1 ही होता बाकी कोई नहीं होता तो ये सारे जीरो हो जाते हैं, और T1 को हम क्या मान लेते हैं, T1 को मान लेते हैं T, ठीक है, तो T1 को T मान लेते हैं, ये सारे जीरो, तो ये सारे जीरो हो गए, ये भी सारे जीरो हो गए, तो हमारे पास में आती क्या धारिता C बराबर A एप्सिलॉन नोट अपॉन D माइनस का, यहाँ पर सारे का तो क्या होता है इस T1 की जगह लिख दे T, तो ये D माइनस का T और आगे क्या आ जाता है आपका प्लस, और ये सारे आपके जीरो हो गए क्योंकि T2 T3 यहाँ पर कुछ है ही नहीं, और T2 को क्या मान लिया हमने, T2 को मान लिया हमने क्या, T2 को मान लिया हमने
सॉरी T1 को मान लिया हमने, क्या T मान लिया, तो यहाँ पर क्या हो जाता है T बटा K1 को क्या हो जाता है, K हो जाता। तो ये इस प्रकार से जो आपका जब केवल एक परावैद्युत माध्यम होता है ना, तब यहाँ पर इस प्रकार से ये धारिता, और इस प्रकार से जब बहुत सारे आपके क्या हो परावैद्युत माध्यम हो, तो इस प्रकार से आपकी धारिता ये आएगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका दूसरा जो इसका विशेष है पॉइंट था, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वो आपको ध्यान में रखना है। न्यूमेरिकल इससे भी बनते हैं, न्यूमेरिकल आपको मिलाते जाना, न्यूमेरिकल आ रहे या नहीं आ रहे उसके लिए आपको थ्योरी कंप्लीट आपकी पूरी होनी चाहिए। थ्योरी कंप्लीट होगी तो आप आसानी से क्या कर पाओगे, न्यूमेरिकल कर पाओगे। जो पीछे की चीजें वो भी आपको याद रहनी चाहिए, नहीं तो आप न्यूमेरिकल उनको आगे सोल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हम जो हमारा अगला जो वीडियो लेक्चर आएगा उसमें हम अध्ययन करेंगे। ये आज के जो 2 टॉपिक है इनको आपको अच्छे से वो क्या करना है, तैयार है करने हैं।